बच्चों कैसे बहुत 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 दिनों के बाद मुलाकात हुई ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि बहुत जल्द आपके लिए फुल को लेके आऊंगी, तो मैं आज आके आप आ गई हूँ, लेकिन हाँ आई नो बहुत लेट आई हूँ। प्लीज और इसके लिए मैं बहुत 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 ज्यादा आप लोगों से मांगना भी चाहती हूँ कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मतलब मैंने बोला था मैं जल्दी ही आऊंगी, बट कल थोड़ा सा एक आध महीना लेट हो गया। एक्चुअली द थिंग तो के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आ रही थी साथ में, ठीक है? तो फुल एक्सप्लेनेशन के अलावा भी देयर इज़ अ लॉट फॉर यू, तो उसके ऊपर मैं काम कर रही थी। तो फाइनली सारी चीज़ें खत्म हो गई है और जैसे-जैसे हमारे लेक्चर्स खत्म होंगे, जैसे मैं आपको सारी चीज़ टेलीग्राम पे ही सारी चीज़ें आपको दूँगी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, तो टेलीग्राम पे मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल प्लीज़ याद से जॉइन कर लो, उसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? ओके। ये सबको साइड में रखते हैं। पहले मुझे ये बताओ तुम लोग हो कैसे? है ना? कैसी चल रही हैं तुम्हारी छुट्टियाँ? कैसे तुम लोग अपना तुम्हारा हॉलिडे होमवर्क चल रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं? मतलब बहुत ज़्यादा टफ तो हॉलिडे होमवर्क हमारे स्कूल वालों ने नहीं, तो कैसी तुम्हारी छुट्टियाँ पे तुम गए? अगर तुम मुझसे पूछोगे कि आप कहीं वेकेशन गए, तो मैं वेकेशन पे कहीं नहीं गई, क्योंकि मैं वेकेशन पे मैं अपना भी काम कर रही थी। सच कहीं वेकेशन गई हूँ, बट जल्दी ही जाऊँगी, ठीक है? जल्दी ही जाऊँगी। और बाकी आई होप तुम लोग सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आई नो तुम लोग के स्कूल में अगर हम सिलेबस पे वापस आएँ, तो स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया गया होगा। आई थिंक 3rd चैप्टर तक तो पढ़ा दिया होगा, है ना? ह्यूमन डेवलपमेंट तक पढ़ा दिया होगा, होपफुली पढ़ा दिया होगा। लाइक अप्रैल से मई तक में होपफुली पढ़ाया होगा। अगर नहीं पढ़ाया है तो इसमें कर देंगे। ठीक है? तो तुम्हें अगर स्कूल में पढ़ाएगा तो तो चिंता करने वाली बात नहीं। ओके, फुल एक्सप्लेनेशन में हम इस पूरे कोर्स में हम क्या कैसे पढ़ने वाले हैं, मैं तुम्हें एक बार ब्रीफ बता दूं। पार्ट बाय पार्ट तुम्हारा फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगा। ये एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे 3 घंटे की भी क्लास होगी। मजे में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, मजे में पढ़ेंगे, समझ में अच्छे से आएगा और तुम्हें ये टेंशन नहीं होगा यार ये भी करना है वो भी करना है, कुछ नहीं करना, जो मैं करा रही हूँ बस नहीं करना। ठीक है? तो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो पार्ट बाय पार्ट आएगा, जिससे कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा। तुम 2-2 घंटे की क्लास को 2x की स्पीड पे नहीं देखोगे, है ना? तो वो काम नहीं करोगे। बाद जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं इसका एनसीईआरटी अगर तुम लोगों ने खोल के देखा होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस है ना पीछे, तो वो आई विल डिस्कस। उसके मैं आंसर मैंने बना लिया है। आई विल शेयर द पीडीएफ आल्सो वहाँ पे टेलीग्राम। ये टेलीग्राम को जॉइन कर लेना। ना तुम्हारा ग्लॉसरी हर चैप्टर में अच्छी खासी ग्लॉसरी टर्म्स होती हैं और वो पढ़ना है। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? बस तुम्हारा 1 मार्कर क्वेश्चन हमेशा वहाँ से आता है। 1 या 2 टर्म्स वहाँ से डेफिनिटली तुम्हारे स्कूल वाले तुमसे पूछते हैं। जहाँ तक हो गया। एंड ऑल्सो आपको एक मैं प्रैक्टिस 50 40-50 क्वेश्चंस होंगे। उसमें बहुत रेंज के क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू होगा, असर्शन रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग होगी, स्टेटमेंट रीजनिंग। कि अब सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस पूछता है ना? तो हम भी उस तरीके से प्रिपरेशन अपनी भी करेंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, सारी डीप हमारे साथ में है, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब कुछ वर्ड बाय वर्ड और बहुत मज़े में पढ़ेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि चैप्टर कब खत्म हो, ठीक है? जो-जो मैं तुम्हें बताऊँगी कि ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ वो लिख लेना। एंड क्लास उठ के, बैठ के, कॉपी हाथ में लेके, बुक हाथ में लेके, पेंसिल लेके बैठना, क्योंकि तुम्हें मैं कुछ भी बताऊँगी कि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, ये 6 मार्कर का है, ये 4 मार्कर का है, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम बाद में फिर ऐसे वीडियोज़ नहीं ढूँढोगे, इसमें क्या बताएँ, ठीक है जी? बिना किसी विलंब के हम इस क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्लास 11 साइकोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है।
और हमारा पहला चैप्टर है वो है व्हाट इज साइकोलॉजी। देखो किसी बात हम तभी करेंगे जब हमें उस बारे में पता होगा। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है, चैप्टर का नाम ही है साइकोलॉजी है क्या। तुमने साइकोलॉजी ले ली, क्यों ली? साइकोलॉजी वर्ड फैसिनेट, उसका टर्म अच्छा लगा, लेकिन क्या है वो, के बारे में है। ठीक है, तो व्हाट इज साइकोलॉजी। तो जब तुम साइकोलॉजी ये चैप्टर पढ़ोगे, जो ये वाला पोर्शन होता है ना हमारा, after reading this chapter you would be able to understand what, you would be able to understand the nature and role of psychology। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का अपना क्या रोल है, मतलब वो कैसे हम उसके माइंड और बिहेवियर को समझ सकते हैं, है ना। साइकोलॉजी पढ़ के तुम, मतलब अगर तुम्हें बेसिक साइकोलॉजी का सेंस है ना, तुम अपने आसपास में लोगों का थोड़ा बहुत तो चीज बता ही सकते हो कि अच्छा ये इंसान अब ऐसा बिहेव कर सकता है। अच्छा ऐसे सिचुएशन में इंसान अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो ना फ्यूचर में भी अगर ऐसा कभी बाद में आया तो ऐसे ही बिहेव। साइकोलॉजी में ये समझने में हेल्प। दूसरा, ये डिसिप्लिन कैसे ग्रो करा, है ना, तो वो चीज में समझने में हेल्प करेगी। साइकोलॉजी कितनी डिफरेंट डिफरेंट में काम करती है। साइकोलॉजी एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, ये बात को समझो। साइकोलॉजी एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब उसके अंडर बहुत सारे सब डिसिप्लिन है। उसका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसा है, जैसा शायद तुम्हारा और के साथ था, यहाँ पे हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी का रिलेशन दूसरे डिसिप्लिन के साथ कैसा है, दूसरे प्रोफेशन से तुम्हारा तुम्हारी मम्मी के साथ कैसा है, तुम्हारे पापा के साथ कैसा है, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फ्रेंड्स, तुम्हारी क्रश, क्या मतलब चल गया फ्लो। हाँ, मतलब तुम्हारा रिलेशन दूसरों के साथ कैसा कैसा है, उसी तरीके से साइकोलॉजी का रिलेशन दूसरों के साथ कैसा कैसा है, दूसरे डिसिप्लिन के साथ कैसा है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा, डेली लाइफ में हम साइकोलॉजी कितने अच्छे से यूज करते हैं, लाइक हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम हर कोई यूज करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जैसे साइंस में एक टर्म होता है इवापोरेशन। तो जब पसीना है या कोई पानी है जब वो सूख जाता है तो वो इवापोरेट होता है, साइंस ने उसको टर्म दिया इवापोरेशन। वैसे ही साइकोलॉजी में भी कुछ जो कि टर्म्स होते हैं जो हम एवरीडे चीजों में यूज करते हैं, बस उसको साइकोलॉजी ने टर्म दे रखी है। ठीक है, तो जब तुम ये चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, तुम अपने आप को समझ पाओगे, तुम तुम्हारे आसपास जो लोग हैं तुम उनको समझ पाओगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा होता है, हर चैप्टर के शुरुआती दौर में होता है, लेकिन पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हें ब्रीफ आइडिया दे देता है कि तुम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी डिसिप्लिन भी है, साइकोलॉजी नेचुरल साइंस भी है, साइकोलॉजी सोशल साइंस भी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है, तुम माइंड एंड बिहेवियर को समझोगे। साइकोलॉजी के बारे में कुछ डिसिप्लिन नोशंस कैसे हैं वो पढ़ोगे। वॉल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ोगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस पे एक क्वेश्चन हमारा चाहे 1 मार्कर हो, 2 मार्कर हो, 6 मार्कर हो, इस पे एक क्वेश्चन हमारा हमेशा आएगा। ये कैसे आएगा आई विल टेल यू जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद साइकोलॉजी इंडिया में कैसे आई, हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, ब्रिटिश इंडिया कैसे आए, मुगल्स इंडिया कैसे आए, वैसे साइकोलॉजी इंडिया कैसे आई, ये भी अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर साइकोलॉजी की ब्रांचेस है, मैंने बोला साइकोलॉजी एक पेड़ है या अम्ब्रेला है, और उसके ना बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर साइकोलॉजी दूसरे डिसिप्लिन के साथ कैसे कोरिलेटेड है ना, मतलब रिलेशन कैसा है उन दोनों के, और साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और
फेयर इनफ, पहले से हाँ। उसके बाद इसमें की टर्म्स क्या होती हैं, समरी क्या है, ये सब मतलब की टर्म्स और समरी हम एक बार देख लेंगे और उसके बाद तुम्हारे तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। इंट्रोडक्शन है, तुम्हें लगेगा कि बहुत बड़ा है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि क्यों तुम ये ओवरऑल सब्जेक्ट अपने आप में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला अगर तुम देखोगे, चलो एक मैंने क्या लाइन बाय लाइन एक एक चीज हम पढ़ेंगे, बुक और पेंसिल हाथ में रखना, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो अपन लोग अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है? चलो, you were perhaps asked by your teacher in the first class why you opted for psychology over other subjects। मैंने भी तुमसे पूछा ना, तुमने साइकोलॉजी क्यों, सब्जेक्ट भी तो ले सकते थे, ऑप्शनल में तो और भी सब्जेक्ट होंगे, साइकोलॉजी। व्हाट डू यू होप टू लर्न, क्या तुम्हें इससे लगता है कि तुम इसे सीख पाओगे। इफ यू वर asked this question, what was your response? तुम्हारे रिस्पॉन्स क्या होंगे, मैं शायद ये नया सब्जेक्ट था इसलिए मुझे उसको पढ़ना था, या मेरे पास ना मतलब मैं लोगों को समझना चाहता था, लोगों के बिहेवियर को समझना चाहता था, मैंने ये कोर्स लिया ना। अब generally the range of responses which surface in class to this question are truly bewildering। bewildering मतलब बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सेस अलग चीजें हैं, बहुत मतलब वाइड रिस्पॉन्सेस, बहुत अलग अलग तरीके के। most student will give inane answer, inane responses, ठीक है, like they want to know what others are thinking, है ना। जैसे बहुत लोग इसलिए लेते हैं साइकोलॉजी कि मैं दूसरों को समझ पाऊँ कि दूसरे मुझे क्या सोच रहे हैं, तो मैं उसको समझ पाऊँ। बट देन one also come across such responses as knowing oneself, knowing others, or more specific रिस्पॉन्सेज बहुत तरीके के आएंगे। जब तुम ये क्वेश्चन किए, जब तुम्हारी मैम ने तुम, तो तुम्हारी क्लास में भी बहुत रिस्पॉन्सेज आए होंगे। कोई बोलेगा मुझे दूसरों को समझने के लिए चाहिए था, कोई बोलेगा मुझे खुद को समझने के लिए चाहिए था, दूसरे को समझने के लिए चाहिए था, या और भी स्पेसिफिक, why people dream, why people go out of their way to help others और beat each other up, ऐसा पर्सनल हो गया। मतलब देखो, जब तुम साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, तुम ये सब तुम्हें लग रहा होगा ये क्या रिस्पॉन्स है, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सेज है। साइकोलॉजी जब तुम पढ़ोगे ना, अभी 11th, अभी तो 11th में हो, जब 12th में जाओगे पढ़ोगे ना, तो ये सब चीजें आएंगी ना। है, क्यों तुम सपना देखते हो, क्यों तुम अपने कंफर्ट से जाके किसी और को हेल्प करते हो, क्यों तुम दूसरों को पकड़ के पीट देते बात बात पे, तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, सब साइकोलॉजी में एक्चुअली एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। all ancient traditions have engaged themselves with the questions about human nature। तुम एंशियंट अपना स्क्रिप्चर वगैरह भी वेदा उपनिषद उठा लोगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चंस है। Indian philosophical tradition in particular deal with questions relating to why people behave in a manner in which they do। है, एंशियंट फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में भी ये बातें होती है, हम इस तरीके से ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, लोग हमेशा क्यों अनखुश रहते हैं, लेकिन व्हाई पीपल आर जनरली अनहैप्पी, होता है। क्या, व्हाट चेंजेस दे ब्रिंग अबाउट इन देमसेल्फ इफ दे डिजायर हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। अगर उन्हें खुशी चाहिए तो उनको अपने जीवन में क्या क्या चेंजेस लानी पड़े, है ना। तो साइकोलॉजी ओवरऑल ये सब चीजों से डील करता है, और हमारे एंशियंट ट्रेडिशन ये चीजें लिखी। Like all knowledge, psychological knowledge too is intended to contribute to well-being। जो भी तुम डिसिप्लिन उठाओगे उसका कहीं ना कहीं ह्यूमन वेलबींग के लिए कंट्रीब्यूट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है। अब in if the world is full of misery, it is largely due to human themselves। हमें पता है अगर पूरी दुनिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो क्यों आ रही है, वो हमारी वजह से ही आ रही है ना। नेचर का बहुत कम रोल होता है जितना हमारा होता है, हम नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं तब नेचर हमें नुकसान पहुंचाता है। अग्री, है ना। तो ये वाली बात है। Perhaps you have asked why a 9/11 or a war in Iraq happened।
Why innocent people in Delhi, Mumbai, Srinagar or in the northeast have to face bombs and bullets? है ना? तो अगर तुम 26/11 अटैक देख, अगर तुम दिल्ली पार्लियामेंट अटैक देख, तुम कहीं का भी अटैक देख लो, तुम पुलवामा अटैक देख लो, अटैक अगर वहां पर हर चीज में हम ये नहीं देखते नेचर, इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमंस, बिकॉज ह्यूमन की साइकोलॉजी इतनी खराब, इतनी नेगेटिव हो गई है ना? अग्री। तो हम ये नहीं बोलते अरे यार ये तो नेचर की वजह से हुआ है, ये तो पेड़ की वजह से हुआ है, ये इंसानों की वजह से। तो अभी वर्ल्ड वाइड अभी हम जो यूएस और ईरान का जो हम वॉर देख रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? ह्यूमंस, ह्यूमंस का ईगो, ह्यूमन का साइकी, उसके वजह से आर फेसिंग द प्रॉब्लम, राइट? यही यहाँ पे भी वर्ल्ड में होगा, वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो बिकॉज ऑफ अस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब psychologists ask what is the experiences of young men turned them into terrorist seeking, बच्चे हैं या नौजवान हैं, उन लोगों को ऐसा क्या उन्होंने देख लिया होता है या ऐसा क्या उनकी एक्सपीरियंसेस होती हैं जिसकी वजह से वो टेररिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो बदला लेने पे उतर आते हैं, गलत करने के लिए उतर जाते हैं। साइकोलॉजी इसको एक्सप्लेन कर, बट देर इज अनदर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। देखो अगर अच्छा है तो बुरा भी है, बुरा हमने देख लिया, अब हम अच्छा भी इसका देखें। आपने यू वुड हैव हर्ड द नेम ऑफ मेजर एचपीएस अहलुवालिया, है ना? पैरालाइज थे, पूरा कमर से नीचे पूरा वो पैरालाइज थे, लेकिन पाकिस्तान में जो वॉर हुई थी वो लड़े थे और उस वजह से उनको अपने कमर से नीचे पूरा उनका पैरालिसिस, लेकिन उन्होंने फिर भी माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, राइटिंग, उन्होंने फिर भी क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। क्यों? वो तो अपना बेड पे बैठ सकते थे, वो तो रेस्ट कर सकते थे, वो क्योंकि वो तो पैरालाइज थे ना, वो तो आराम से रेस्ट कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं, उन्होंने क्या चूज किया, उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे करना है, ये मेरी फिजिबिलिटी, मेरी कमजोरी नहीं बनेगी ना, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, तो माउंट एवरेस्ट क्यों क्लाइम किया? ऐसा इतनी ऊंचाई को क्लाइम करने के लिए उनको क्या आई, क्या उनके अंदर से वो आवाज आई? तो वो जो अंदर से आवाज आई उसको हम साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? मोटिवेशन। क्या उनको किसने मोटिवेट किया? दीज आर नॉट ओनली क्वेश्चन। अब ये बात समझो ना, तुम्हें समझ में आया कि दुनिया में कुछ अच्छा हो बुरा हो उसके humans है, humans की साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी से हम हर एक चीज इंसान के बारे में पता लगा सकते हैं। साइकोलॉजी एक ऐसी चाबी है जिससे हम हर इंसान की हर प्रॉब्लम के ताले को खोल सकते हैं, ठीक है? अब these are not only questions about human nature which psychology addresses as a human, सिर्फ इतना ही साइकोलॉजी नहीं करती है, साइकोलॉजी ज्यादा भी करती है। क्या करती है? आई टेल यू। मॉडर्न साइकोलॉजी also deals with somewhat nebulous micro level phenomena like restlessness, attention focus, the face of noise, supporters trying to burn down a shopping complex after their team had scored victory in a football game over its traditional rival. ये सभी चीजें तुम देख, साइकोलॉजी बस इतनी नहीं है कि बस इंसान को समझा, साइकोलॉजी हमारे तुम होशो हवास में हो, साइकोलॉजी उसको समझती, तुम्हारा फोकस, तुम्हारे आसपास इतनी नॉइजेस है उसके बावजूद तुम कैसे फोकस कर पा रहे हो, साइकोलॉजी उसी। तुमने ये वाला चीज देखा होगा कि सपोर्टर्स ट्राइंग टू बर्न डाउन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जब उनकी टीम जीत जाती है ट्रेडिशनल राइवल के खिलाफ, तो उनके सपोर्टर्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जला देंगे या कुछ करेंगे। तुमने ये वाला शायद इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है, ठीक है, कभी भी इंडिया पाकिस्तान का, अब भी शायद नहीं होता, पहले बहुत होता था, तो ये बहुत होता था इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता था,
और जब भी इंडिया जीत जाती थी, तो पाकिस्तान में क्या होता था, लोग अपना टीवी तोड़ देते थे, है ना? मतलब वायलेंस पे उतर आते थे। ये चीज़ यहाँ पर साइकोलॉजी, ऐसा क्या हो गया, गेम तो है ना? गेम की तरह भी तो लोग ले सकते हैं, लेकिन नहीं, तो उसको अपना पर्सनल अटैक समझते हैं। साइकोलॉजी कैन नॉट क्लेम Psychology cannot claim that answers have been found to the complex question. अभी भी ऊपर रिसर्चेस चल रही है, साइकोलॉजी पे रिसर्च एवरी डे होती है, उसके ऊपर रोज रोज रिसर्चेस है, एवरी डे उसको हर चीज। ह्यूमन है, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, और उसका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कि वो इतना कॉम्प्लेक्स है, हमें एक बार में हम एक उस इंसान को नहीं समझ सकते, हमें उसको समझने में, but it surely has improved upon our understanding and how we make sense of this. Yeah. थोड़ी बहुत तो समझ आ ही गई है, पूरी अभी तरह से नहीं आई, पर थोड़ी बहुत तो आ गई, और वो थोड़ी बहुत भी क्यों आई, बिकॉज ऑफ साइंस। मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ द डिसिप्लिन, बाकी साइंसेस के अलावा इस डिसिप्लिन का सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, वो ये है कि यहाँ पर हम जितने भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उसको समझते हैं, क्योंकि वो इंटरनल है, मतलब तुम्हारे दिमाग में चल रही है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर में चल रही है, तुम जो सोच रहे हो, तो हाँ, जो फील कर रहे हो, वो तुम्हारे बिहेवियर में दिखता है। ये चीजों पे हम अभी आएंगे। तो मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ द डिसिप्लिन, व्हाट इट लाइज इन द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, लार्जली इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है, एंड अवेलेबल टू ह्यूमंस फॉर ऑब्जर्वेशन। तुम अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये सब के भी टर्म्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन समझ में आया, क्या है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी के दो मतलब हर चीज के पीछे ह्यूमंस का हाथ होता है, चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो। के अलावा साइकोलॉजी में रिसर्चेस चल रही हैं, साइकोलॉजी मॉडर्न साइकोलॉजी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हम बस ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, और भी बहुत चीज़ जैसे कॉन्शियसनेस एंड अटेंशन, परसेप्शन, ये सब सेंसेशन वगैरह की बातें करते हैं। और इस तरीके से जितने भी बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, उसको साइकोलॉजी समझने में थोड़ी बहुत कामयाब हो रही है, बट अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है, अभी भी कुछ चीज़ बाकी है, और वो धीरे-धीरे समझ में आ को प्रोडक्शन क्या है। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे सवाल से फिर से। व्हाट इज साइकोलॉजी? तुम जब साइकोलॉजी सुनते हो तो क्या है? एनी नॉलेज हार्ड टू, कोई भी नॉलेज डिसिप्लिन समझाना, कोई भी नॉलेज डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करना काफी डिफिकल्ट। पहली बात, क्योंकि वो हमेशा इवॉल्व होते रहते, इट इवॉल्व्स कंटिन्यूअसली, वो रोज इवॉल्व होता है। साइकोलॉजी भी कैसी डिसिप्लिन, वो रोज इवॉल्व होती है, एक जैसी नहीं, रोज इवॉल्व होती है। सेकेंडली, बिकॉज द रेंज ऑफ फिनोमिना इट स्टडीज कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय एनी वन डेफिनेशन। मतलब ये थोड़ा सा तुम्हें फिलोसफिकल लग रहा होगा, बट ये फिलोसफिकल नहीं, थोड़ा सा बस इसको समझ लो। साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन कैसे है हम उसको भी आगे में पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से इतना बस तुम, साइकोलॉजी डिसिप्लिन है, और कोई भी डिसिप्लिन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? दो एस्पेक्ट। सबसे पहला, वो उसको डिफाइन करना, क्योंकि वो एवरी डे इवॉल्व हो रही है, कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही है, फर्स्ट। सेकेंड, उसके अंदर जितनी भी फिनोमिनाज है, के अंदर जितने एस्पेक्ट है, उसको हम एक डेफिनेशन से डिफाइन नहीं कर सकते। अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, और कोई भी एक डेफिनेशन सही नहीं, बात हमेशा याद रखिए। क्या साइकोलॉजी में कोई भी एक चीज सही नहीं,
मेरा परसेप्शन और तुम्हारा परसेप्शन अलग होगा लेकिन गलत नहीं हो, तो हम दोनों का परसेप्शन इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात को समझ लो। तो इसी वजह से साइकोलॉजी थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुम्हें, कि अगर इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो तुम्हें समझ में नहीं। तो दिस इज मोर फॉर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी यही दोनों है। पहली बात, रोज इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व मतलब रिसर्च की वजह से एवरीडे कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है। और दूसरा, इसके अंदर अगर तुम एक फिनोमिना ले लो, अटेंशन, अटेंशन के ऊपर 10 डेफिनेशन, परसेप्शन, परसेप्शन के ऊपर 10 डेफिनेशन, सारी गलत है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के अंदर 100 डेफिनेशन, सब गलत है। तो नहीं, बस सब गलत है, नहीं, सब सही है। सबका अपना अपना मानना है। ठीक है, समझ में आई बात? तो साइकोलॉजी क्या है? एक डिसिप्लिन है। और साइकोलॉजी इज अ डिसिप्लिन विच इज, और कोई भी डिसिप्लिन, साइकोलॉजी जैसी कोई भी डिसिप्लिन हार्ड टू डिफाइन। व्हाई? बिकॉज ऑफ टू रीजन। फर्स्ट, वो रोज इवॉल्व होती है, इट इवॉल्व्स कंटिन्यूअसली। एंड सेकंड, उसके जो रेंज ऑफ फिनोमिना है उसको हम एक डेफिनेशन से नहीं पढ़ सकते। गॉट इट? नाउ this is even more true of psychology. Long time back, students like yourself were told that the term psychology is derived from two Greek words, psyche, soul, logos meaning science or study of substance. बाकी चीजों को अभी इग्नोर करो, ना समझो। साइकोलॉजी, जब तुम ये वर्ड देखो, तो इसमें एक वर्ड हुआ ये, एक वर्ड हुआ ये, तो ये दो ग्रीक वर्ड का संगम है। ठीक है, साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड का संगम है, साइकी एंड लॉजी, लोगोस। साइकी एंड लोगोस। साइकी मतलब दिमाग, नहीं, साइकी मतलब माइंड। ठीक है, साइकी मतलब तुम्हारी आत्मा, और लोगोस मतलब उसकी पढ़ाई, स्टडी। हम लोग बोलते हैं ना जूलॉजी, जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ योर बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ योर ह्यूमन बॉडी, ये हम पढ़ते हैं ना ये सब में। सेम साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, तो ये, हाँ, इसके ऊपर तुम्हारा 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। क्या इसमें आता है? साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? कहाँ से डिराइव हुआ है? डिराइव। ठीक है, पहला पहला क्वेश्चन इसके 1 मार्क का बनता है। दूसरा क्वेश्चन, साइकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स नेम साइकी एंड लोगोस। ऊपर एक क्वेश्चन, साइकी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसी वजह से इतना समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आए, इस पे 1-1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए साइकोलॉजी वर्ड से डिराइव हुआ है। ग्रीक वर्ड एक नहीं, दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। पहला ग्रीक वर्ड है साइकी, दूसरा है लोगोस। साइकी मतलब माइंड या सोल, और लोगोस मतलब स्टडी। दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, जब दोनों का संगम होता है, तो साइकोलॉजी इज माइंड एज अ स्टडी ऑफ द सोल और अ माइंड। ये है तुम्हारा एक लाइन का डेफिनेशन। क्या साइकोलॉजी का इतना ही डेफिनेशन है? नहीं, साइकोलॉजी का डेफिनेशन बड़ा है, तो आगे। बड़ा मतलब एक पेज का नहीं है, 2 लाइन का। ठीक है, ये जैसे ये एक लाइन का है, साइकोलॉजी वाज द स्टडी ऑफ सोल और माइंड। ठीक है, बट बात क्या, साइकोलॉजी इतना ही रह गया? बोला ना, साइकोलॉजी इज हार्ड टू डिफाइन। क्यों? क्योंकि वो इवॉल्व होता है, वैसे ही साइकोलॉजी इवॉल्व हुआ, बट के बाद इट मूव कंसिडरेबली फ्रॉम दिस फोकस। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल और माइंड था, लेकिन बस वो वहीं तक सीमित नहीं था, वो उसके आगे बढ़ा। धीरे धीरे साइकोलॉजी ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन।
साइंटिफिक डिसिप्लिन, साइंटिफिक मतलब साइंस, साइंस मतलब एक्सपेरिमेंट, साइंस मतलब रिसर्च, साइंस का मतलब ये हो जाता है साइंटिफिक, कोई भी चीज एविडेंस के बेसिस पे, किसी की कहा सुनी पे बिलीव नहीं करना, अपना जीता जाता सबूत देके उसके ऊपर बिलीव, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक। तो उसने साइकोलॉजी में अपनी को ध्यान रखते हुए कि स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड, इसको साथ में रखते हुए अपने आप को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन में भी इस्टेब्लिश, साइंटिफिक एस्टेब्लिश करने की वजह से, क्यों? क्योंकि इट डील्स विद प्रोसेसेस अंडरलाइंग ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। साइंटिफिक डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जितने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, भी ह्यूमन बिहेवियर होते हैं, प्रोसेसेस, जितने फिनोमिना आते हैं, उन सब की स्टडी साइकोलॉजी इवॉल्व हुआ है। साइकोलॉजी इवॉल्व कैसे हुआ? मैं फिर से इसकी पहला एस्पेक्ट समझ में आया, साइकोलॉजी इवॉल्व हुआ कैसे हुआ? पहले साइकोलॉजी वाज अ स्टडी ऑफ सोल और माइंड, इसी चीज को अपना कर, इसी को साथ में रखकर उसने अपने आप को मूव किया, कंसिडर मूव करके इस फोकस के साथ उसने भी स्टैब्लिश किया कि इट इज अ साइंटिफिक। क्यों? क्योंकि वो जितने भी ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है, उसको भी समझ रहा था। ओके, अब हम सेकंड वाला जो इसका पॉइंट था, याद है, द रेंज ऑफ फिनोमिना। अब हम रेंज ऑफ फिनोमिना में अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, तो रेंज ऑफ फिनोमिना जो ये पढ़ता है, द रेंज ऑफ फिनोमिना इट स्टडीज, कुछ कुछ तो ऊपर में ही है। तो ये रेंज ऑफ फिनोमिना क्या है? कुछ इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, कुछ डायडिक, डायडिक मतलब दो के बीच में, तुम्हारे और तो डायडिक होता है, दो पर्सन के बीच में होता है, या ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारे लोग। तो रेंज ऑफ फिनोमिना तुम इंडिविजुअल लेवल पे देख सकते हो, डायडिक मतलब दो लोगों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशनल में भी देख सकते हो। ठीक है, रेंज ऑफ फिनोमिना में क्या दीदी और कुछ होता है? हाँ बेटा, और भी कुछ, जैसे कि होता है बायोलॉजिकल एंड सोशल होता है। ठीक है, कोई भी चीज का तुम सोशल एस्पेक्ट भी देखोगे और बायोलॉजिकल भी देखोगे। तो नेचुरली इसके लिए मेथड्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, अगर तुम ये देखो, तो नेचुरली द मेथड्स रिक्वायर्ड, तुम्हें क्या लगता है इसके लिए क्या मेथड्स होंगे? तो इसके जो मेथड्स होते हैं डिपेंड करता है कि तुम क्या पढ़ना चाह रहे हो, तुम क्या समझना चाह रहे हो, उसके बेसिस पे तुम्हारे मेथड्स भी डिपेंड करते हैं। So the methods required to study them also vary greatly depending on the phenomenon one wants to study. अगर अब मैं देखना चाहती हूँ कि एक ग्रुप के लोग हैं, एक ग्रुप में ना बच्चे हैं, वो ना जब देखो खेलते रहते हैं, और वो उसमें से एक बच्ची जो है ना, वो पूरा वो ग्रुप में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती है। तो मुझे उस बच्ची को समझने के लिए क्या लगेगा? बच्ची को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन लगेगा ना। अब मान लो मुझे अभी जैसे अभी फिल्म आई है ना, वरुण धवन की मूवी आई है, अभी लेट आई है, अ, हाँ, है जवानी तो इश्क होना, ना वो मूवी आई है। अब मुझे उस मूवी का ये जानना है कि क्या वो मूवी कितने लोगों को अच्छी लगी, है ना, वो मूवी कितने लोगों को कॉमेडी लगी, वो मूवी कितने लोगों को रिलेटेबल लगी। तो मैं क्या करूंगी? ऑब्जर्वेशन। तो मैं क्या करूंगी? सर्वे। समझ में आया? सर्वे। तो इसी तरीके से तो मेथड्स हैं, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि द मेथड्स रिक्वायर्ड टू स्टडी द फिनोमिना वेरी डिपेंडिंग ऑन द फिनोमिनन जो हम पढ़ना चाहते हैं। तो अ डिसिप्लिन is defined what? A discipline is defined both in terms of what it studies, वो क्या पढ़ रहा है, and how it studies। आया? तो कोई भी डिसिप्लिन क्या हुआ? कोई भी डिसिप्लिन को हम किसमें डिफाइन करते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है। साइकोलॉजी क्या पढ़ रहा है? अगर वो हमारा माइंड या सोल पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, हमारे एक्सपीरियंसेस से पढ़ रहा है, तुम्हारे
मतलब तुम्हारे ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ रहा है, तुम सर्वे से पढ़ता है, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट, कोरिलेशन, ये सब तुम्हें नया लग रहा अभी, तुम्हारी बहुत नया होगा, बट डोंट वरी, तो हम सेकंड चैप्टर में जाएंगे ना, वहां पे हम ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वो देख, इतना समझ में आया अभी तक? इन फैक्ट मोर इन टर्म्स ऑफ हाउ और मेथड इट यूज, मतलब कौन से मेथड वो यूज करता है, जो अभी तक वो यही मेथड है। अब जब तुम्हें इतनी चीजें समझ में आ गई, तो अब तुम्हें इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी किस तरीके से डिफाइन होती है। तो साइकोलॉजी इज डिफाइंड, ये इसका वो है डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए। के ऊपर तुम्हारा कोई भी 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन इस पर आ सकता है। साइकोलॉजी का ये डेफिनेशन अच्छे से पता होना, ये इम्पोर्टेंट, यार तो नहीं बन पा रहा, बट तुम ये समझ लो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बन गया। ठीक है, ये याद रखो, साइकोलॉजी अब क्या है, साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस, एज अ साइंस स्टडीज प्रोसेस एंड बिहेवियर इन, सा है बहुत में कुछ भी। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एक साइंस है, साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एक साइंटिफिक स्टडी है, जिसमें वो इंसान का, किसी भी ह्यूमन का मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर को समझती है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब जो ये डिफरेंट एस्पेक्ट यहाँ लिखे हैं ना मेंटल प्रोसेसेस, ये क्या होता है इसको हम आगे समझ रहे हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखें। In doing so, it uses method of biological and social sciences to obtain data systematically. इस चीज को समझने के लिए मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस, बिहेवियर, इतनी इन 3 चीजों को समझने के लिए हमारे मेथड कौन कौन से यूज हो रहे हैं, बायोलॉजिकल एंड सोशल। ठीक है, बायोलॉजिकल किसके लिए, मेंटल प्रोसेस, सोशल की एक्सपीरियंस और बिहेवियर की। गॉट इट? अब make sense of these data so that they can be organized as a knowledge। तो इसमें इन मेथड से जो डेटा आएगा, तो हम एक नॉलेज के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, हमें पता चलेगा कि अच्छा साइकोलॉजी में ना ऐसा ऐसा हो, साइकोलॉजी में ना जब तुम क्या बोलते हैं, जब तुम बिल्कुल बैठते हो, तो बैठने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि तुम हमेशा बात करने की, शायद कभी कभी तुम कुछ सोच रहे होते हैं, तुम कुछ मेडिटेट, ये सब नॉलेज हमें गेन करने में, ये सारी नॉलेज हमारी बनती है कैसे, जब हम इन तीनों चीजों, मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, किससे, आइदर बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेस के मेथड। तो जो डेटा आता है वो हमारा नॉलेज बनता है। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द 3 टर्म यूज, डेफिनेशन, प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप फटाफट में देती हूँ। सबसे पहले साइकोलॉजी का क्या, साइकोलॉजी कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड, एक या दो, दो ग्रीक वर्ड से, साइकी एंड लोग। साइकी मतलब माइंड, लोगोस मतलब स्टडी। तो अगर हम एक वर्ड में बोले साइकोलॉजी क्या, इट इज द स्टडी ऑफ माइंड और सोल। है, क्या वो इवॉल्व होता है, हाँ, वो रोज कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता है। क्या उसके रेंज ऑफ फिनोमिनन, और वो जब इवॉल्व होता है तो वो इवॉल्व होने के बाद अब क्या हो गया है, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन से हम ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस समझते हैं। इफ वी कम टू द रेंज ऑफ फिनोमिना, तो रेंज ऑफ फिनोमिना हम बहुत सारे स्तर पे देखते हैं, इंडिविजुअल, डायडिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल। ऑल्सो उसके मेथड हम किस समझ रहे हैं, कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन इज डिफाइंड एज व्हाट, या व्हाट इट स्टडीज एंड हाउ इट स्टडीज, मतलब व्हाट मेथड इट यूज। उसके बाद हमने साइकोलॉजी की एक क्लासिक डेफिनेशन देखी, जो तुम अपने एग्जाम में हमेशा लिखोगे, यही डेफिनेशन है। पहले ऐसा लिख सकते हो कि फॉर्मली साइकोलॉजी वाज
Psychology is derived from two Greek words, psyche meaning soul and logos meaning study. So it is called study of soul or mind. हाँ, उसके बाद later on it was called as psychology is defined as a formally as a science which studies mental processes, experiences and human behavior in different contexts. Cool? Okay. अब हम ना तो फटाफट ये पढ़ते हैं हम क्या है ये तीनों चीजें मेंटल प्रोसेस क्या एक्सपीरियंस क्या बिहेवियर क्या तुम्हें पता होगा तुम लोग इसे बहुत ज्यादा एवरीडे अपने लाइफ में अपने डेली लाइफ में इसे करते हो बट आज क्योंकि हम इसका टर्म समझ तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है तुम्हें थोड़ी चीजें लग सकता है मेरी सर के ऊपर से जा रही है बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन तो परेशान नहीं हो मैं हूं ना मैं समझाती हूँ ठीक है सबसे पहला आ जाता है हमारा मेंटल प्रोसेसेस मेंटल प्रोसेसेस क्या मेंटल दिमाग में क्या प्रोसेस हो रहे हैं तो हुआ मेंटल प्रोसेस आसान भाषा में when we say when we say experiences are internal experiencing person then we refer to states of consciousness or awareness or mental कहने का मतलब जब हम ये कहते हैं कि जैसे मैं अभी क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ ये मुझे पता है कि वो इंटरनल है वो अभी एक्सटर्नल वो अभी मैं दिखा नहीं रही जो मेरे अभी दिमाग में चल रहा है इट इज इंटरनल है तो और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं अभी मैं कुछ सोच रही हूँ अभी मैं कुछ मतलब तुम्हें पढ़ाने के साथ साथ मैं बाकी चीजों पे भी ध्यान मैं बाकी कुछ सोच रही हूँ अपने दिमाग क्या है वो सब मेरे इंटरनली मेरे साथ हो रही है और मैं आई एम एक्सपीरियंसिंग पर्सन है और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो अभी इंटरनल है मैं जो सोच रही हूँ मैं जो ना प्लान कर रही हूँ वो सब अभी मेरे इंटरनल है तो जब एक एक्सपीरियंसिंग पर्सन कोई भी चीज एक्सपीरियंस करता है और वो जो एक्सपीरियंस करता है वो इंटरनल इन नेचर वो उसी को पता है वो क्या कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अवेयरनेस या मेंटल प्रोसेस गॉट इट तो मैं अभी अपना मेंटल प्रोसेस में अभी मैं कुछ सोच रही हूँ अभी मैं कुछ समझ रही हूँ तो दैट इज माय मेंटल प्रोसेस अब मेंटल प्रोसेस समझाती हूँ we use our mental processes when we think or try to solve a problem or to know or remember something मेंटल प्रोसेस मतलब कि तुम्हें याद है मेंटल मैथ्स हम करते थे बचपन में ना मेंटल मैथ्स का हमें होता था हॉलीडे 50 पेज बना के लाओ मेंटल मैथ्स का याद है हम मेंटल मैथ्स बनाते थे तो हम उसमें क्या करते थे हमने जो याद किया है हमने जो सीखा है उसको अप्लाई करते थे दिमाग लगाते थे है ना सोचते थे प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे 2+2 क्या होता है 4 होता है क्यों क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना कोई भी चीज को याद कर रहे हैं जैसे हमें दिख देते थे ना कि इतना लंबा आंसर ये तुम्हारा एग्जाम का सिलेबस है मतलब अगले हफ्ते एग्जाम है तो तुम्हें याद करना है तो वो सब चीजों में हमारा मेंटल प्रोसेस याद करने में मेमोरी होती लगती थी ना तो मेंटल प्रोसेस किया था जो भी तुम सोचते हो कुछ काम करते हो कुछ याद करते हो कुछ देख रहे होते हो तो यहाँ हर चीज हमारा मेंटल प्रोसेस काम करता है मेंटल प्रोसेस लगेगा बिना मेंटल प्रोसेस के तुम कुछ नहीं कर पाओ ठीक है one level at which mental processes are reflected is the brain activity एक तरीके का मेंटल प्रोसेस क्या हुआ ब्रेन एक्टिविटी ब्रेन एक्टिविटी मतलब क्या तुम कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या तुम उसके बारे में सोच रहे हो तो हमारी ब्रेन एक्टिविटी सॉल्व हो जाए है ना as we think or solve a mathematical problem our brain activity can be observed using different techniques of brain imaging डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से हम ये चीज समझ सकते हैं
जैसे ब्रेन एक्टिविटी समझने के लिए भी हमारे पास बहुत टेक्निक्स आती है, बट अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। इतना सा समझो कि मेंटल एक्टिविटी समझने के लिए, मेंटल प्रोसेसेस को समझने के लिए ब्रेन एक्टिविटी से भी हम तुम्हारे मेंटल प्रोसेसेस को समझ सकते हैं, तुम्हारे दिमाग अब भी एग्जैक्टली क्या चल रहा है। एक तरीका ये है मेंटल प्रोसेस को समझने। हाउएवर हम ये नहीं कह सकते कि ब्रेन एक्टिविटी और मेंटल प्रोसेसेस सेम है, वो सेम नहीं है। ठीक है, मेंटल प्रोसेस का रिजल्ट तुम्हारी ब्रेन एक्टिविटी से हम देख सकते हैं कहने, ऑल्दो एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर करते हैं। मेंटल एक्टिविटी होती है और न्यूरल एक्टिविटी मतलब नर्वस सिस्टम, ये दोनों जो होती है ये म्यूचुअली ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग प्रोसेस सेम नहीं है। ब्रेन की तरह अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा एक एस्पेक्ट आएगा ब्रेन और माइंड के बारे में। ठीक है, ब्रेन क्या होता है और माइंड क्या होता है। अगर तुम ये देखोगे कि ब्रेन क्या है, ब्रेन को तुम सकते हो, ब्रेन टैंजिबल है। हाँ, ब्रेन को मतलब तुम टच कर सकते हो, ब्रेन को पता है वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल है। माइंड फिजिकल है, माइंड फिजिकल नहीं। ब्रेन और माइंड में यही फर्क है। ब्रेन जो है तुम्हारा बहुत ज्यादा कंक्रीट, माइंड तुम्हारा बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, यही लिखा होगा। माइंड डज नॉट हैव अ फिजिकल स्ट्रक्चर और हैज अ लोकेशन लाइक अ ब्रेन। ब्रेन तुम्हें पता है ब्रेन यहाँ है ना, कि माइंड तुम्हें पता है कहाँ है। माइंड का कोई प्रॉपर लोकेशन, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। Mind emerges and evolves as our interaction and experience in this world get dynamically organized form of system responsible for the occurrence of के ऊपर से निकल गया। देखो, ब्रेन तुम्हारा यहाँ, माइंड तुम्हारा कहीं भी नहीं। माइंड का तुम्हारा एज सच कोई फिजिकल लोकेशन, एज सच कोई फिजिकल स्ट्रक्चर ही नहीं है। लेकिन माइंड क्या इमर्ज करता है, यस माइंड इमर्ज करता है, माइंड तुम्हारा इवॉल्व करता है। कैसे? जब तुम लोगों से बात करते हो, जब तुम्हें कुछ चीजों का एक्सपीरियंस होता है, ये सब चीज का जो कुल मिला के जो खेती बनती है ना, वो तुम्हारा माइंड बनता है। ठीक है, और वो तुम्हारे जितने भी मेंटल प्रोसेसेस तुम करते हो, थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, है ना, सॉल्व मेंटल चीजें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, ये सब चीजें तुम्हारा माइंड कवर करता है। समझ में आया? तो माइंड क्या है, माइंड कैसे इमर्ज करता है, माइंड कैसे इवॉल्व करता है, जब तुम लोगों से इंटरेक्ट करते हो, जब तुम्हारे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे, जो तुम्हारे आजू बाजू में बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, इंटरेक्शंस, इन सब का कुल मिला के जो रिजल्ट निकलता है उससे तुम्हारा माइंड है। और माइंड ही वो एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी मेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है। ब्रेन एक्टिविटी क्या करती है, ब्रेन एक्टिविटी हमें एक इम्पॉर्टेंट क्लू देती है कि माइंड हमारा फंक्शन कैसे करेगा, क्योंकि ब्रेन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, कि एक होता है हाइंड ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है फोर ब्रेन, तो हर ब्रेन का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो वो ब्रेन एक्टिविटी हम ये जान सकते हैं कि माइंड हमारा फंक्शन कैसे करेगा, कौन सा एक्टिविटी, लाइक अभी अगर मैं सोच रही हूँ, कैसे सोच रही हूँ, वो मेरे फ्रंटल लोब कहाँ होता है, मेरा फोर्थ ब्रेन में हो। तो मेरा फोर्थ ब्रेन एक्टिव, मेरा जो फोर्थ ब्रेन है वो इस को कंट्रोल करे। But the consciousness of our experiences and mental processes are much more than the neural, मतलब वो कुछ पर ही है। ब्रेन एक्टिविटी और न्यूरल तो बहुत फिजिकल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, लेकिन हमारे जो कॉन्शियसनेस है, मतलब हमारा जो होश, हमारी हमारी जो आत्मा है, हम जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो, और जो मेंटल प्रोसेस, तो इससे कहीं पर में है। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल देख लो, अब जब हम सो रहे होते हैं तो क्या लगता है, हमारा ब्रेन सो रहा होता है, चल रहा होता है। सपने भी तुम देखते हो उसी की वजह से। व्हेन वी आर asleep, some mental activity, तुम सपना देखते हो, तुम कोई एंड
एंड रिसीव इंफॉर्मेशन सच एज नॉक ऑन अ डोर व्हाइल वी आर asleep, ना? ऐसा तो नहीं है कि तुम सो रहे हो तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बंद है, तो तुम सो रहे हो, तुम्हें सपना आ रहा है, तुम्हारे आजू बाजू खट खट हो रहा है तो तुम्हें वो भी सुनाई देता है, तुम्हारे दरवाजे पे नॉक हो रहा है तुम्हें वो भी सुनाई, तो ये सारी एक्टिविटीज 24/7 तुम्हारे चलती रहती है। और कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये भी दिखाया है कि ऑल्सो लर्न एंड रिमेम्बर इन आवर स्लीप। बोलते हैं तो में से बहुत महारथी होंगे, कल एग्जाम है और आज रात बैठ के तुम लोग क्लास के पूरे साल तो कुछ पढ़ते नहीं हो, और अगले दिन या 2 दिन के बाद एग्जाम होगा, तो उससे 2 दिन पहले तुम क्या करोगे, पूरा अपनी किताबें ऐसे लेके बैठोगे और 2x की सारे लेक्चर्स रात भर बैठ के। अब क्या होता है ना, तुम्हें लगता है कि मैं बस देख रहा हूँ और मुझे सब याद हो रहा है, और जब तुम एग्जाम में जाते हो तो तुम आते हो क्यों? सर्च में ये पाया गया है, जब तुम सोते हो, तुम कुछ पढ़ के सोते हो, सोने के बाद पता है क्या होता है, तुम्हारी तुमने जितना भी चीजें पढ़ी है ना उसकी एक मेमोरी ट्रेस बन जाती है, तुम उस चीजों को अच्छे से याद कर पाते हो, तो वो सब जरूरी साइकोलॉजी ये मेमोरी है। इसलिए जब भी पढ़ते हो ना, पढ़ के सो जाया करो, मतलब ऐसा नहीं कि अभी पढ़ा अभी सो गए, नहीं। एग्जाम के दौरान जो लेट नाइट स्टडी करते हो ना, ये नहीं कि बस तुमने रात भर पढ़ाई करी और अगले दिन तुम एग्जाम देने चले, नहीं। थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दिया करो। अगर तुम सिर्फ पढ़ते रहोगे और सोओगे नहीं ना, तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगी और तुम सब भूल जाओगे। मेहनत बर्बाद, ठीक है? तो some psychologists have shown that we also learn and remember in our, तो मेंटल प्रोसेसेस क्या होती हैं? याद करना, सोचना, रिमेम्बरिंग, कुछ कॉल करना, कुछ सीखना, कुछ समझना, नोइंग, रिमेम्बरिंग, लर्निंग, गोइंग, परसीव, फीलिंग। साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा इसमें काम करते हैं, इसके अलावा भी मेंटल प्रोसेस होता है। दे स्टडी द प्रोसेसेस टू understand how the mind work and to help us to improve the use application। कैपेसिटी सिंपल सी बात है कि मेंटल प्रोसेसेस तुम्हें समझ में आए जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, तो वो तुम्हें ही पता है क्या होता है, कि बाहर वाले को तो पता चलेगा नहीं। बाहर वाले को कैसे पता चलेगा? जब तुम वैसा बिहेव करोगे, वो आ जाएगा तुम्हारा बिहेवियर, तो वो बिहेवियर होता है। तो मेंटल प्रोसेसेस तुम्हें समझ में आया। मेंटल प्रोसेसेस के अंदर तुम्हारा ब्रेन और माइंड का हल्का सा डिफरेंस था, कि ब्रेन एक फिजिकल स्ट्रक्चर है लेकिन माइंड का ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है और ना कोई लोग, वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। और कौन हमारे मेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है? माइंड है। और कुछ इसमें रिसर्चेस थी जो तुमने बस थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पता था, कि जब हम सो भी रहे होते हैं तो भी हमारा माइंड एक्टिव होता है, तो भी हमारी मेंटल एक्टिविटी चल रही होती है। और जैसे ही मेंटल एक्टिविटी जो साइकोलॉजिस्ट ने इंटरेस्ट की है वो है रिमेम्बरिंग, लर्निंग, परसीविंग। इसमें और कुछ ऐसी चीजें नहीं है। हाँ, इन चीजें क्या होगा, मेंटल प्रोसेसेस को समझ के क्या होगा, इस चीज को समझ के ये होगा कि हाउ द माइंड वर्क, माइंड काम कैसे करता है, और हम इसको कैसे हल्का और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एक एस्पेक्ट खत्म हो गया साइकोलॉजी की डेफिनेशन का, मेंटल पर। अब हम समझते हैं साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, और एक्सपीरियंस क्या होता है? सब्जेक्टिव इन, मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो होगा एग्जाम को लेके वो शायद अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस एग्जाम को लेके बुरा होगा। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब ये तो ऐसा ही है, तो चेंज नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्टिव मतलब सबके अलग अलग वो होते हैं, पॉइंट होता है। सब्जेक्टिव सही होता है, और सब्जेक्टिव सबका अलग अलग व्यू पॉइंट तो सही ही होता है। एंड एक्सपीरियंसेस हमारा सब्जेक्ट है, कि मेरा एक्सपीरियंस अगर ऐसा है, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा भी ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारा कुछ और भी हो सकता है। अब जैसे मुझे बंजिंग जंपिंग का मैंने कभी आज तक करा नहीं है, बट बंजिंग जंपिंग के बारे में जैसे मैं सुनती हूँ तो वो सोच के मुझे डर लगता है। अब मुझे जो
डर लगता है ना, तो इस वजह से आई एम लाइक पता नहीं मैं शायद कभी करूँ या नहीं करूँ, तो मुझे डर लगता है। वो मेरा एक्सपीरियंस है, डर लगता है। लेकिन शायद तुमने किया होगा, तुम बोलोगे नहीं दीदी वो तो बहुत मज़े में होता है, बहुत एडवेंचरस होता है, बहुत मज़ा आता है। तो वो तुम्हारा, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। अब ये बात समझो, हम किसी के एक्सपीरियंसेस को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों? एक्सपीरियंस भी इंटरनल होता है। जो सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहा है उसी को पता है कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। सामने वाले इंसान को कभी पता नहीं चलेगा कि वो सामने वाला इंसान क्या एक्सपीरियंस है। मैं एक्सपीरियंस, मुझे डर लग रहा है वो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मुझे डर लग रहा है, वो मुझे पता है कि मुझे डर लग रहा है। Only the experiencing person can be aware or be conscious of his or her experience. तुम्हें एग्जाम को लेके डर लग रहा है, तुम ही वो एक्सपीरियंस कर, नहीं है डर लग रहा, मैं कैसे एक्सपीरियंस करूंगी, वो वाली बात। इसीलिए एक्सपीरियंसेस आर व्हाट, एक्सपीरियंस तुम्हारा जो होश हवास में जो तुम्हारे तुम्हारा जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस इसमें ही एक्सपीरियंस तुम्हारा से बनता है ना। तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा एक पढ़ाई का एक्सपीरियंस हुआ, तुम अभी फिर कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाओगे, वो तुम्हारा खाने का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे जगह जाके खाने का डाइनिंग। तुम अपने किसी दोस्त के साथ घूमने जाओगे, तो तुम्हारे साथ दोस्त के साथ घूमने का एक एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हमें हमारे जीवन में बहुत सारे होते हैं। और हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं ना, हमें तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस, तुमसे ज्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस, उन्हें हर चीज का एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है। और उनका एक्सपीरियंस शायद हमने अभी तक नहीं एक्सपीरियंस किया, इसलिए हमें नहीं पता कि क्या होती है। साइकोलॉजिस्ट हैव फोकस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन। एक रिसर्च है, छोटा सा समझो। Psychologists have focused on experiences of pain experienced by a terminally ill patient or of a psychological pain felt in suicide experiences which lead to positive, such as in romantic देखो जैसे अब पेन, कोई 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 गिर गया, वो से कितना दर्द हो रहा होगा। जैसे दो इंसान दोनों सीढ़ियों से गिर, बहुत दर्द होगा, किसी को बहुत कम दर्द होगा ना, किसी ने अपने को खो दिया तो उसका दर्द होगा, वो साइकोलॉजिकल पेन। लेकिन जिसको से लिया वो फिजिकल पेन का एक्सपीरियंस सबका अलग अलग होगा। अब कोई जैसे को लव एट द फर्स्ट साइट हुआ, उसका एक्सपीरियंस अलग होगा। एक्सपीरियंस बहुत डाइवर्स होता है, हर चीज का एक्सपीरियंस, एक ही फिनोमिनन के सबका अलग अलग एक्सपीरियंस ना। प्यार के लिए मेरा एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस। नाउ देयर आर सम शॉर्ट experiences which also attract the attention of psychology, जैसे योगा। तो जब जैसे कोई भी योग या ऋषि जो वो मेडिटेट करते तो वो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं ना, अलग कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो एक अलग एक्सपीरियंस। या जब कोई इंसान जब नया तरीके का ड्रग यूज, वो ड्रग लेने की वजह से वो एक अलग उसको एक्सपीरियंस आता है, वो एक अलग दुनिया में चला जाता है, इवन तो वो बहुत हार्मफुल होता है, बट उससे वो एक अलग एक्सपीरियंस है ना। योगी जब मेडिटेट करते हैं या जब कोई ड्रग एडिक्ट कोई ड्रग लेता है, क्या हर का अलग अलग एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस किसी इन्फ्लुएंस होते हैं, एक्सपीरियंस प्रभावित होते हैं। हाँ जी, experiences are influenced by internal and the external conditions of the experience। एक्सपीरियंस तुम्हारा किस से इन्फ्लुएंस होता है, इंटरनल से भी और एक्सटर्नल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल समझो, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुम एक बहुत क्राउडेड बस में जा, ठीक है, बहुत गर्मी का दिन है, ये मई जून नहीं, मई जून वाला नहीं, थोड़ा और
गर्मी, बारिश वाला मौसम पता है, बारिश में जो जुलाई अगस्त वाली वाली मान लो कि तुम बस में चढ़ गए और बस बहुत भरी हुई है और उतनी भयानक गर्मी, वही वाली गर्मी, तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, अजीब लगेगा, डिस्कम्फर्ट, चिप चिप मिचमिची होगी, होगा, होगा ना? ये अलग अलग एक्सपीरियंस, किसी को अजीब लगेगा, को मिचमिची होगी, तो अच्छा भी लग सकता है ना? भी हो सकता है। तो वो वाली बात है। For traveling in a crowded bus during a hot summer, you may not experience the usual discomfort if you are going for a picnic. तो मतलब क्या एक्सपीरियंस तुमने, क्या तुम्हारे अंदर चल रहा है जो सोच रहे हो? जैसे गर्मी को लेके तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत खराब, गर्मी अजीब लगता है तुम्हें, ठीक है? और ऊपर से बाहर के कंडीशन बस वैसी ही है, और हजार चीजों को जब हम मिला जुला के देखते हैं ना, तो तुम्हारा एक, मान लो तुम्हारा ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, लेकिन अब जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है ना, उस दिन तुम हो और पानी चला जाता है, उसके बाद कैसे तैसे तुम मैनेज करते हो, उसके बाद तुम स्कूल जाने के लिए निकलते हो, तुम्हारी बस छूट जाती है, सारी चीजें तुम्हारा होता है और फिर तुम्हारा एग्जाम भी खराब हो जाता है। तो क्या हुआ, इन चीजों की वजह से तुम्हारा एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा हुआ? खराब। इंटरनल भी वैसा ही हुआ, एक्सटर्नल भी हुआ। इंटरनल क्या हुआ, शायद तुम्हारी तबीयत भी ठीक, तुम्हारी तबीयत भी ठीक, एक्सटर्नल क्या हुआ, पानी नहीं आ रहा, बस खराब हो गई, एग्जाम भी खराब, चार चीजें मिलके तुम्हारा एग्जाम खराब। तो तुम्हारा एग्जाम को लेके एक्सपीरियंस क्या हुआ? खराब। ये बोला experiences are influenced by internal as well as an external condition by the experiencer. ठीक है जी? Thus, the nature of experience can only be understood by analyzing the complex set of internal and external. अगर तुम्हें किसी इंसान के एक्सपीरियंस को समझना है, तो तुम्हें पहले उसका इंटरनल कंडीशन देखना पड़ेगा और एक्सटर्नल भी देखना, बस एक कंडीशन के पे नहीं एक्सपीरियंस को जज कर सकते हैं। मेंटल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंसेस समझ में आया। मीन्स क्या सब्जेक्टिव होता है नेचर में, इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन, क्या जी? हर चीज का एक्सपीरियंस सबका एक ही फिनोमिनन के लिए हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। एग्जाम के लिए मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, तुम्हारा खराब हो सकता है। तुम सीढ़ी से गिर गए, तुम्हें ज्यादा दर्द होगा, मुझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बचपन से आ रही हूँ, फर्क नहीं। ओके, अब द लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, अब हम आ जाते हैं बिहेवियर्स। बिहेवियर्स क्या, बिहेवियर के लिए तुम्हारे स्कूल वाले पीछे में हमेशा तुम्हारे पे, सर मैम इसका ना बिहेवियर बहुत, ना बहुत अनोइंग बच्चा है ना, बहुत क्लास में बिहेवियर, बिहेवियर मतलब क्या, रिस्पॉन्स और रिएक्शन, मेक और एक्टिविटी। खाना खा रहे, खाना खाने के बाद, खाना खाते खाते तुम्हारे मुंह में मिर्ची लग गई, कैसे रिएक्ट करोगे? मिर्ची 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 करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे? वैसे ही अगर जैसे, हाँ, बहुत गर्मी लग रही है, कैसे कैसे बिहेव, उफ गर्मी है, बार बार ऐसे ऐसे पसीना पोछोगे, है ना, बिहेव करोगे, ये तुम्हारा बिहेवियर है। मतलब किसी चीज के वजह से जब तुम रिएक्ट कर रहे हो, जब किसी रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर। एक्टिविटी जब तुम इंगेज हो, जैसे तुम कोई जैसे तुम्हें हमारी मम्मी ने बोला कि बेटा जाके जरा पोछा लगा, तुमने पोछा लगाया, बिहेवियर हुआ ना, तुम वो एक्टिविटी कर रहे हो, है ना? तो वो उसका जो रिएक्शन होगा, ना बिहेवियर होगा। मान लो तुम्हारी आंख में कुछ चला गया, तुम्हारी आंख में कुछ चला गया, तो तुम क्या करोगे? ऐसे आंख ब्लिंक करोगे, ऐसे होता है ना, आंख में कुछ चला जाता है, तुम आंख ब्लिंक कर लेते हो, क्या हुआ? क्या बिहेवियर दूसरों को दिखता है? बिहेवियर एक्सटर्नल होता है। तो जैसे अब हम थोड़ा आगे इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शन वी मेक और एक्टिविटी एंगेज इन,
When something hurled at you, your eyes blink in a simple reflex action. तो रिफ्लेक्स, तुम्हारी आंख में कुछ गया, तुम्हारी आंखें बंद हो गई, रिफ्लेक्स है. You are taking an examination and you can feel your heart pounding. धक हो रहा है दिल ना, जब तुम एग्जाम दे रहे हो तो धक धक होता है ना, हाथ नर्वस होता है, फिंगर्स ऐसे ट्विच कर रहे होते हैं, बहुत धक धक वाली फीलिंग आती है. Now you decide to go for a particular movie with a friend. जब तुम कोई दोस्त के साथ मूवी, तो तुम्हारा बिहेवियर कैसा, तुम बहुत खुश हो जाते हो, तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, तुम्हारे बिहेवियर से लगता है मम्मी क्या पहनूं, ये पहनूं, वो पहनूं, कौन सा बैग लेके जाऊं, कौन कहाँ पे जाऊं, फलाना. बहुत चीजें तुम्हारे बिहेवियर से पता चल जाता है कि तुम कितने एक्साइटेड ना. अब बिहेवियर क्या सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है? हाँ जी, बिहेवियर सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है. शॉर्ट भी हो सकता है और एंड्योरिंग, मतलब कम देर के लिए भी तुम्हारा बिहेवियर हो सकता है, बहुत लंबे देर के लिए भी हो सकता है. बिहेवियर तुम्हारा सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी. ठीक है. कुछ बिहेवियर तुम्हारा ओवर्ट भी हो सकता है, कुछ बिहेवियर तुम्हारा कोवर्ट भी हो. ओवर्ट कोवर्ट क्या है? ओवर्ट मतलब जो कोई सामने वाला तुम्हारा देख सकता. जैसे तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो मूवी देखने, पर मम्मी तुम्हें देख सकती है ना, तुम बहुत एक्साइटेड हो, तो तुम्हारे बिहेवियर में दिख जाएगा. तुम इतने एक्साइटेडली तैयार हो रहे हो, गेट रेडी विथ मी का वीडियो बना रहे हो, सब कर रहे हो ना, तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा कि यस, तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड. ये बिहेवियर तुम्हारा ओवर्ट हुआ. लेकिन वहीं पर जब तुम्हारा तुम एग्जाम लिख, और एग्जाम के दौरान जब तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा जोर से धक धक कर रहा है, तुम्हारा हाथ ट्विच कर रहा है, और उसकी वजह से तुम लिख नहीं पा रहे हो, तो कोवर्ड बिहेवियर, अंदर में जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, तुम्हारी ये अंदर के चीजों की वजह से, हैंड ट्विचिंग, हार्ट पाउंडिंग, ये सब की वजह से तुम्हारे लिखने के उस पे तुम्हारा वो इफेक्ट दिख रहा है, उसको बोलते हैं कोवर्ड बिहेवियर. सम बिहेवियर्स आर ओवर्ट, मतलब आउटवर्डली सीन और सेंस्ड बाय ऑब्जर्व. लेकिन कोवर्ट क्या होता है? कोई कोई चीजें इंटरनल होती है. जैसे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, जब तुम चेस का गेम, तुम्हारा हाथ मसल्स ऐसे करेंगे ना, तब कुछ लगे ना, ये भी कर सकते हैं, ये भी कुछ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश. तो चाहे कोई भी कोवर्ट या ओवर्ट बिहेवियर हो, ये सब किसी ना किसी स्टिमुलस से ही ट्रिगर होते हैं, जो तुम्हारे एनवायरनमेंट में होते हैं, या जो तुम्हारे अंदर में इंटरनल चेंजेस की वजह से अफेक्ट, या तुम किसी के रिएक्शन, जब तुम किसी पे रिएक्ट करते हो, तो वो तुम्हारा बिहेवियर है. अब मान लो तुम ना जिम कॉर्बेट गए, जिम कॉर्बेट जाने कभी जाऊंगी, जैसे मुझे ना जिम कॉर्बेट जाना, मुझे ना शेर देखना, शेर नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, बाघ देखना. ठीक है. तो मुझे ना वहां जाना है, जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट जाके मुझे क्या देखना है? बाघ. अब मान लो मैं बड़े मजे में मस्त चल रही हूँ, कॉर्बेट में जा रही हूँ, और मुझे ना गलती से सामने में टाइगर आ जाए, क्या लगता है? मैं बहुत ज्यादा उसके साथ सेल्फी खींच, को देख के मैं क्या करूंगी, शायद मैं भागने का सोचूंगी, है ना. और तो मैं ऐसा ही कुछ कर सकती हूँ. अगर मैंने टाइगर देखा है, टाइगर एंड रन, मैं सी अ टाइगर और रन और थिंक दैट देयर इज अ टाइगर एंड डिसाइडेड टू. तो मेरा ये कहने का मतलब हुआ कि मैंने टाइगर को देखा, मैं क्या उम्मीद से आई थी, अरे तो टाइगर देखूंगी, मजा आएगा, मस्त इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करूंगी, लाइक्स भी, कमेंट्स आ जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे. कुछ टाइगर के सामने, टाइगर मेरे सामने टाइगर के आते ही गुम हो गई. अब मैं क्या हो गया, अब आई एम लाइक कि भैया चलो वापस, जितना जल्दी हो सके वापस चलो, ऐसा कुछ. मुझे लग रहा है डर, और डर की वजह से मैंने भैया को क्या बोला, भैया वापस चलो. वो क्या हुआ, भैया को समझ में आ गया कि मेरी मैडम को डर लग रहा है, तो अब हमें वापस, तो वो भैया मेरे बिहेवियर से समझ ना. यही मेरा कहने का है तब से कि जो है तुम्हारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्फ्लुएंस होता है, और वो एक तरीके का रिएक्शन है. जैसे मेंटल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंस तुम्हारा इंटरनल है, बिहेवियर तुम्हारा एक्सटर्नल. कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बिहेवियर को समझा है एज अ व्हाट, एज अ एसोसिएशन बिटवीन
स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स, जो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है। इस चीज को हम, जो तुम्हारा चैप्टर 5 है ना लर्निंग में, हम समझ, तो उसमें हम तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, वो पूरा चैप्टर ही इसी, बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर एज एन, ऐसा है कि कॉज एंड इफेक्ट समझो। प्लस मतलब टेस्टी फूड है मेरे साथ, ठीक है। बेल्जियन वॉफल मैंने मंगाया है, चॉकलेट वाला, डार्क चॉकलेट वाला, डार्क चॉकलेट लोडेड है पूरा अच्छे से, वो है। तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? तो रहा नहीं जाएगा बिल्कुल, मतलब मैं तो, मुझे खाना है, मुझे बिल्कुल खाना है, तो वो वाली फीलिंग। स्टिमुलस क्या था? टेस्टी वॉफल। और मेरा रिएक्शन रिस्पॉन्स क्या होगा? तो वही स्टिमुलस, स्टिमुलस को देख के मेरा रिस्पॉन्स क्या था, तो बिहेवियर वही हुआ। बिहेवियर मतलब मेरा बिहेवियर क्या हुआ? वॉफल को देख के बहुत टेस्टी, तो खाना रहा नहीं जाएगा। डाइटिंग वगैरह गए तो या साइड में तेल लेने के, मुझे मुझे तो खाने से मतलब। तो आई होप तुम्हें इतना तो समझ में अभी तक आ ही गया होगा। साइकोलॉजी कहाँ से इवॉल्व हुई, कौन से वर्ड से आई, ग्रीक वर्ड से आई, दो टर्म्स थे उसमें, साइकी एंड, ना सब कुछ अभी तक समझ में आ गया होगा। साइकोलॉजी का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। एंड साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी में जो हम तीन मेंटल के बारे में जो बात कर रही है, प्रोसेसेस, एंड बिहेवियर, ये तीनों के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा समय को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारे लिए आज ही बहुत ज्यादा हो गया है ना क्लास पर। अब मैं ये चाहती हूँ, घर में अब तुम आराम से ना, अभी तक मैंने ही पढ़ा है, मैंने बहुत नहीं पढ़ा है, ये फर्स्ट पेज वाला पेज और ये थोड़ा सा मैंने पढ़ा, इतना तुम वापस से पढ़ना, समझना, ये इतना समझ में आ जाए। मतलब इतना तो अब तुम ये कर लो कि मुझे मास्टर, अपने आप को मास्टर इसमें कर लो, कि मुझे कोई भी पूछे मैं इसको ऐसे चुटकियों में बता दूं, ठीक है। तो वो इतना भी पढ़ो, फिर हम मैं शायद फिर तुम्हारा इसको कंटिन्यू हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसका हम कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? हम फिर यहाँ से करेंगे, साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन तभी समझ में आएगा जब तुम ये चीजों को रिवाइज करोगे, क्योंकि सारी चीजें अब आपस में इंटर, और मैं जल्दबाजी नहीं करती, ठीक है। तो तुम पढ़ना इतना, जितना अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया इतना तुम पढ़ो, फिर अपन लोग साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन से शुरुआत करेंगे। यस आई नो साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन थोड़ा लंबा है, ये पूरा ही एक्चुअली लंबा है, लेकिन मैं तुम्हें और डेट पढ़ाऊंगी फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा और तुम बोर होगा कि तुम क्लास को बंद करो, ये जो मैं नहीं चाहती हूँ, तुम्हारा लॉस हो जाए, ठीक है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से अपन, 3 पेज मैंने पढ़ा दिया है ना, बाकी का 4 पेज हम नहीं पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ लेंगे। टिल देन अपना खूब सारा ध्यान रखें, एंजॉय करो, मस्त पढ़ो, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी टेलीग्राम पे मैं जैसे चैप्टर खत्म होगा तो उसमें मैं चीजें डाल दूंगी, तो मेरे साथ अब आ गए हो, मेरे साथ जुड़ गए हो, तो अपन लोग ऐसे ही, जैसे आज तुमने देखा हमने कितने मजे में पढ़ा, एक एक चीज पढ़ी, वैसे ही हम सब कुछ सारा सिलेबस ऐसे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखो, एंड